जय हिंद। छुट्टी का दिन और आ गए आप कुछ नया सीखने के लिए। बिल्कुल सिखाएंगे। आज है फादर्स डे, तो हैप्पी फादर्स डे। और हम लोग वापस से देखेंगे, आया है एक और आईपीओ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, आईपीओ की ना भरमार सी चल रही है। क्यों? क्योंकि भैया बुल मार्केट है, तो लोग सोच रहे कि भैया पैसा कहां डाले कहां डाले। तो दूसरी तरफ की जो कम्युनिटी है वो कह रही है भैया पैसा खींच ले, पैसा खींच ले। कुछ आईपीओ अच्छे हैं, कुछ आईपीओ बुरे हैं। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारा फर्ज है कि भैया हम 2 मिनट लगाएं, 4 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, पर ये देखें, अपना एक ड्यू डिलीजेंस कर ले कि हमें पैसा कहां लगाना है और कहां पे पैसा नहीं लगाना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, आवाज अच्छी सी लग रही होगी, राइट। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक्मे फिनट्रेड का एक आईपीओ आया है, जिनका एक ब्रांड नेम है आसान लोन्स के नाम से। अब आसान लोन्स तो है, बट क्या आसान आईपीओ है और आसान अलॉटमेंट है और आसान लिस्टिंग गेन्स है या नहीं है, ये सब आज की वीडियो में देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। ये वो परफॉर्मेंस शीट 5 बेस्ट स्टॉक्स डाले थे पिछले हफ्ते, राइट। जून जैसे ही मई की थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम हुई, जून में आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने डाला। फिर उसके बाद देख सकते हो प्राज इंडस्ट्री 17% देकर गया, रैमको सीमेंट 4%, बिरला और पेन्नार फ्लैट रहकर गया और शेयर शिपिंग 3%। ओवरऑल 5% के आसपास गेन्स बने एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर ही 5% के आसपास गेन्स बन गए। कोई चाहे तो थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकता है। अब चलते हैं अपने आईपीओ एनालिसिस की तरफ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये स्टैनले आईपीओ के एनालिसिस भी डाल दिए, डी पाइपिंग के भी डाल दिए, बजाज हाउसिंग आईपीओ आने वाला है, इसमें शेयर होल्डर्स कोटा के लिए कैसे पहले से ही तैयारी करनी है, ये भी वीडियो डाल दिया है। ये वो बात कर रहा था मैं 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर जून मंथ के लिए। आईजीगो एनालिसिस हमारे डॉट टू डॉट बैठे, फिर उसके बाद क्रोनोक्स के आईपीओ के एनालिसिस थे, वो भी मेरे डॉट टू डॉट बैठे, जहां पर मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया 20 to 30% के आसपास रिटर्न्स मिलेंगे और 20-21% पर ही ओपन हुआ हर बार। अब जैसे अच्छा पहले तो ये टेबल देख लेते हैं, जैसे कि लाट रेवेन्यूज यानी आईजीगो, जहां पर मैंने लिखा था कि भाई मैं 60% के 60 टाइम्स के आसपास प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, पहले यहां पर आया 90 टाइम्स के आसपास। डी डेवलपमेंट की वीडियो भी डाल दी है, देख लेना, स्टैनले की भी डाल दी है। तो अब बचती है इसकी बारी। देखते कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या चलने वाला है और क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या एक एक लॉट साइज है एंड सो ऑन। शुरू करते हैं जरा। Incorporated in 1996, 28 साल पुरानी कंपनी है। एक्मे फिनट्रेड लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, विद ओवर 20 years एक्सपीरियंस in lending to rural and semi urban areas in India। नंबर 1, एनबीएफसी क्या होते हैं, नॉलेज पर्पस से समझते हैं। बैंक वो होती है जहां पर आप एक तरफ से पैसा डिपॉजिट करते हो, वो आपको इंटरेस्ट देती है, और कुछ लोग लोन्स देते हैं जिनसे बैंक इंटरेस्ट लेती है। एनबीएफसी वो होते हैं जो डिपॉजिट नहीं लेते, सिर्फ लोन 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 ही देते रहते हैं। आप जाओ भैया पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए, मोबाइल खरीदना है, व्हीकल खरीदना है, हाउसिंग लोन, जो भी उनका डिफरेंट पर्पस है, तो ये एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेती। विद ओवर 20 ईयर एक्सपीरियंस इन रूरल एंड सेमी अर्बन, यानी कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में काम नहीं करती, टायर 1 में काम नहीं करती, गांव और सेमी अर्बन एरियाज वगैरह में काम करती है। ठीक है, किस किस चीज के लिए जरा वो भी बताइए। The company mainly provides lending solutions tailored to the needs and aspirations of rural and semi-urban populations। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। Its portfolio comprises vehicle finance, यानी कि अगर आपको व्हीकल लेना है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, उसके लिए बिजनेस फाइनेंस प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। ये पता है यहाँ पर एक लाइन का कैच क्या है कि यहाँ पर पहली बात तो रूरल और सेमी अर्बन है, तो एनपीएस घट गए। नंबर 2, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए है, तो ये देखते हैं कि भैया आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपका बिजनेस कितना है। अच्छा छोटा छोटा लोन ले लो, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, उतने टाइप में ही लोन वगैरह देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स इन रूरल, तीसरी बार पढ़ रहा हूं ये लाइन, 4 इंडियन स्टेट्स, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ बोला जा सकता है थोड़ा वेस्ट वगैरह वाली साइड में काम कर रहे हैं। इट हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन राजस्थान विद अ कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई, महाराष्ट्र, विद
12 ब्रांचेस है जिसमें से 25 पॉइंट्स कवर होते हैं डिजिटल और फिजिकल ब्रांचेस के लिए, और अभी तक 2 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। ठीक है, किस किस के लिए दे रहे हैं लोन? 2 व्हीलर के लिए, 3 व्हीलर के लिए, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, फॉर सैलरीड प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स वगैरह। तो यहाँ पर क्या है ना, जब सैलरीड प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनकी पहली सैलरी आई, पहले ईएमआई कट जाता है, तो इसलिए इनके एनपीएस वगैरह थोड़े से ड्रॉप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा डेट्स देखते हैं। डेट्स में एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर ये 2 आईपीओ क्लैश हो रहे हैं, डी डेवलपमेंट और एक में 19-21, 19-21, 19-21, 26-26, दोनों बिल्कुल सेम ही सेम है। दोनों का जो फंड अनब्लॉक होगा वो 25 तारीख को होगा, जिसकी लास्ट डेट स्टेनलेस से क्रॉस चेक हो रही है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जरा। 19 तारीख को आईपीओ आने वाला है, 21 तारीख तक आईपीओ रहेगा, अलॉटमेंट रहेगी 24 तारीख को, 25 तारीख को फंड्स अगर जल्दी अनब्लॉक हो गए तो प्रोबेबली स्टेनले में यूज होंगे, और लिस्टिंग डेट होगी यहां पर 26 तारीख। सेम मतलब ऐसा लग रहा है ये दोनों ना एक बंगाली बाबा के पास गए थे, जो बंगाली बाबा अलॉटमेंट दिलाते हैं वही वाले, राइट। तो इन्होंने कहा बाबा जी बताओ हम दोनों क्या करें, दोनों गए, दोनों के नाम की पर्ची निकाली, सब कुछ सेम निकलकर उसमें आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 1 मिनट, आ जाओ जी। फेस वैल्यू 10 रुपए है, ये अच्छी बात है। प्राइस बैंड 114 टू 120, हम अप्लाई करेंगे 120 पे, या वो जो एक ऐसा बॉक्स बना हो उस पर टिक मार देना। 125 शेयर है, 120 125 तो पूरे 15,000 रुपए हो गए। अब कंपनी कह रही है कि मुझे 132 करोड़ रुपए चाहिए। 132 करोड़, तो यार तुम एसएमई आईपीओ में लेकर आ जाते। 132 करोड़ रुपए मांग रहे हो, जहां पर लोग कह रहे हैं भैया हमें 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, 20,000 करोड़ चाहिए। फिर उसके बाद जहां पर कंपनी कह रही है 7, ये अगर आप ये देखोगे, जस्ट 1 मिनट, ये देखना जरा, यहां पर ये कितना कितना पैसा मांग रहे हैं, 500 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़। आप कह रहे हो कि हमें सिर्फ थोड़ा सा चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा पैसा कंपनी के खाते में ही जाने वाला है। ठीक है, क्यूआईबी कैटेगरी में देखते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी है 50% तक, रिटेल है 35 तक, और एचएनआई है 15% तक। एक एक लॉट का साइज भी देख लेते हैं, वो तो ऑलरेडी मैन्युअली कैलकुलेट हो ही गया वैसे तो। ये लीजिए, पूरा 15,000 रुपए है, 1 रुपए ऊपर नहीं, 1 रुपया नीचे नहीं। रिटेल वालों के लिए 1,95,000 है 13 लॉट्स तक। एचएनआई के लिए यहां पर रहेगा 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन जाती है तो 14 लॉट्स में। अब प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करो तो देखो, अभी से ही प्रमोटर होल्डिंग 56% है। ये हमारे बिल्कुल लास्ट क्राइटेरिया में आ गए, जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम हो गई। हम प्रेफर करते हैं 70 टू 75 या 60 अबव, या लास्ट ब्रैकेट 50 अबव। ये 50 अबव है, अब इसको कम होने के बाद ये 50 से ड्रॉप हो जाएगा, 50 से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो अभी तक एक नेगेटिव नजर आया प्रमोटर होल्डिंग। फाइनेंशियल्स देखते हैं जरा भैया, कितना बिजनेस करा है वो भी बता दो। एसेट्स 455 करोड़ के एसेट्स से ड्रॉप हुआ, कोविड था, इस ब्रैकेट में समझ आता है, वेव 2 थी, कोविड था, ड्रॉप हुआ, एनपीएस क्रिएट होंगे, पैसा वापस नहीं आया होगा। 374 करोड़ के एसेट्स हो गए, वापस से पिकअप करा 390, और वापस से 417। एक चीज देख रहे हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, निफ्टी कहां से कहां आ गई। कोविड से पहले भी निफ्टी 12,000 थी, निफ्टी वापस से ऑलमोस्ट 24,000 आ गई, बट इनके एसेट्स अभी भी डूबे हुए ही है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, मतलब आपको अपने एसेट्स तो रिकवर करने चाहिए। आप सोचो, आप वापस 3 साल पीछे ही चल रहे हो। रेवेन्यू पर आते हैं। 86 करोड़ का रेवेन्यू था, ड्रॉप हुआ 67, 2 करोड़ का बढ़ा 69, और अब ये 53। 3 क्वार्टर का डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी करे तो 53 डिवाइड बाय 4 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72, तो ये ऑलमोस्ट 70-71 करोड़ के आसपास ही बना। कुछ एक इनलाइन ग्रोथ नहीं दिखी अभी तक रेवेन्यू में। पैट पर आते हैं। 86 करोड़ की सेल्स पे 16 करोड़ का प्रॉफिट है, बढ़िया, बट यहां पे प्रॉफिट ड्रॉप हो गया। समझ आता है, चलो एनपीएस क्रिएट होंगे, क्योंकि कोविड वेव 2 कब आया था? कोविड वेव 2 आया था अप्रैल, मई और मिड जून तक। ठीक है, फिर 70 करोड़ पे 15 करोड़ प्रॉफिट है, अब ये वापस से 12 करोड़ है 53 पे, और ये हो गया ऑलमोस्ट 16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। पिछले साल था 15, इस साल होगा ऑलमोस्ट 16-17 करोड़ हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और मेरे हिसाब से तो इन्हें पूरे फुल ईयर की बैलेंस शीट फाइल कर देनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मार्जिन देखो, मार्जिन समझ आता 22 करोड़ है, बट रेवेन्यू यानी सेल्स वगैरह कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। रिजर्व्स 108, 115, सीधा 173। भाई ऐसा क्या जादू कर दिया?
ऐसा क्या जादू कर दिया? ये प्रोबेबली इक्विटी की वजह से बड़ा होगा और फिर वापस से स्टेबल हो गए 185। बोरोइंग समझ आता है, बोरोइंग्स तो ड्रॉप हुई है, जबकि बोरोइंग्स बढ़नी चाहिए। बोरोइंग्स बढ़ेंगी तो पीछे से पैसा उठाओगे, क्योंकि आप तो डिपॉजिट्स लेते नहीं और आगे डिपॉजिट्स दोगे। चलिए जी, फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मैं मार्क्स दूंगा फाइनेंशियल्स को 4/10। मार्क्स कहां कटे? एसेट जो हमने पहली लाइन देखी, अभी भी 3 साल पुराने एसेट्स आप रिकवर नहीं कर पाए। मतलब आप 2020 में 2021 में जहां पर थे आज भी वहीं हो, कोई कांस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाई दी। सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी, पैट में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दी। मार्जिन अच्छे हैं, 20-22% के आसपास मार्जिन है, वो अच्छे लग रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 5% बहुत ही लो है। डेट टू इक्विटी तो चलो फाइनेंस में ऊपर रहेगा ही रहेगा। पैट मार्जिन 23 है, ये अच्छा है। किस लिए पैसा उठा रहे हो? जरा वर्किंग कैपिटल के अलावा कुछ और भी है, जरा ये देख लेते हैं। द कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू टुवर्ड्स द एग्रीमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल बेस इन एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस एसेट्स। क्योंकि फाइनेंस वाले ना यही करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा उठा लेते हैं। चलिए जी, फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। अब यहां पर बनने वाले हैं 2 वर्डिक्ट, एक नहीं बनेगा, 2 वर्डिक्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे पहले तो जरा वो समझ लेते हैं। तो इन्होंने रखा है 15,000 रुपए के हिसाब से पर लॉट के हिसाब से रख दिया। ओवर सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं और लिस्टिंग गेन भी यहां पर देख लेते हैं। नंबर 1, प्रमोटर की नेगेटिव और पॉजिटिव्स देख लेते हैं। नेगेटिव, प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी 56 पे और डाइल्यूट हो जाएगी। नंबर 2, बिजनेस की बात करूं तो कुछ इतना खास बिजनेस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस हिसाब से इस रेंज में इतने सारे एनबीएफसीज भी हैं और स्मॉल बैंकिंग वाले भी हैं, राइट। उज्ज्वल देख सकते हो, आईडीएफसी देख सकते हो, जो इस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूं उससे कम पे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा नाम इनके पास ऑलरेडी है, प्लस डिविडेंड वगैरह भी देते हैं। नंबर 3, एसेट्स ज्यादा नहीं बढ़े, रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़ा, पैड ज्यादा नहीं बढ़े। पॉजिटिव साइड देखो तो हाँ, पॉजिटिव साइड ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जा रहा है। उससे भी बड़ी बात, 22% के आसपास मार्जिन कॉन्स्टेंटली मैनेज करना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। नंबर 1, सेफ ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू अप्लाई, थोड़ा सा अवॉइड करो। बाकी 2 आईपीओस भी आ रहे हैं, उन पे भी फोकस डेफिनेटली किया जा सकता है। नंबर 2, अगर रिस्की टू मॉडरेट ट्रेडर हो तो डेफिनेटली 1 या 2 मल्टीपल लॉट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बट अलॉटमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि 132 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 50% तो पहले ही निकल गया, फिर आपके पास बचती है 15% या 35% एचएनआई या रिटेल कैटेगरी, तो अलॉटमेंट थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन ये जाएगा समवट अराउंड 40 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर साइज बड़ा होता, साइज होता 200, 250, 300, 400 करोड़, तो मैं ऑटोमेटिकली इसको कम रख देता, जो हम लोगों ने नेगेटिव्स वगैरह गिने। मेरे हिसाब से यहां पर जो लिस्टिंग गेन होगा वो प्रोबेबली होगा 15 to 25% के आसपास लिस्टिंग गेन पे। अब अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से 15 to 25% लिस्टिंग गेन डेफिनेटली अच्छा है, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो इस आईपीओ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार लिस्टिंग गेन थोड़े से कम है, नेगेटिव पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा हो गए, प्रमोटर की होल्डिंग कम हो गई और इससे भी अच्छे सेम प्राइस रेंज में मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक अवेलेबल है जिन्होंने परफॉर्म वगैरह करके दिखाया है, तो उन पे फोकस डेफिनेटली किया जा सकता है। ये थे आसान आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।